हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडएक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 3.1 पर। 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट में दूसरा लेक्चर है। इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड करा था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैथ में एक अलजेब्रा ब्रांच होती है। अलजेब्रा के दो पिलर होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। इनकी डेफिनेशन बताई थी, एग्जांपल दिए थे। फिर आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। फिर आपको बताया था लीनियर इक्वेशन क्या होती है। फिर आपको A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना सिखाया था। फिर आपको तीन कंडीशन बताई थी कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन में लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में लाइन कोइंसाइड करती हैं, और नो सॉल्यूशन में लाइनें पैरेलल होती हैं। हमने फिर तीन मेथड से एक सवाल करा था, एक ही सवाल तीन मेथड से। पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना सिखाया था, फिर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना सिखाया था, फिर आपको ग्राफिकल मेथड यूज करना सिखाया था। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहली चीज ये है कि जो प्रॉब्लम दी गई है इनकी हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और फिर उनका सॉल्यूशन भी निकालना है बाय यूजिंग ग्राफ, ग्राफिकली निकालना है। तो पहली प्रॉब्लम लेते हैं। कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट ने पार्ट लिया किसी क्विज के कंपटीशन में जो मैथ का था। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां लड़कों से ज्यादा थी। लड़कियां कितनी थी? 4 ज्यादा लड़कों से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल हु टुक पार्ट इन क्विज। तो क्विज में कितने लड़के और लड़कियों ने पार्टिसिपेट करा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपको नहीं पता नंबर ऑफ बॉयज कितना है, मान लेते हैं लेट, फर्स्ट पार्ट कर रहा है, लेट नंबर ऑफ बॉयज को मान लेते हैं x, हु टेक पार्ट इन क्विज नंबर ऑफ गर्ल्स हु टेक पार्ट इन क्विज, इनको मान लेते हैं y। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है। कह रहा है टोटल कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा? 10। तो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स मिलाकर 10 होना चाहिए। और कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब देखिए ये नंबर ऑफ बॉयज, ये नंबर ऑफ गर्ल्स। अब नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? 4 ज्यादा। किससे? नंबर ऑफ बॉयज से। तो नंबर ऑफ बॉयज में 4 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके दोनों की नंबर्स बराबर होंगे। नंबर ऑफ बॉयज तब जाके बराबर होंगे नंबर ऑफ गर्ल्स की, अगर 4 लड़के और ऐड कर दो। तो वही चीज है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर नंबर ऑफ गर्ल वाई, और वाई एक्स से 4 ज्यादा है क्योंकि एक्स का नंबर ऑफ बॉयज, तो एक्स में 4 जोड़ना पड़ेगा तब जाके दोनों बराबर होंगे। तो पहला पार्ट ये था लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हमें ये क्या करना था? इस लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी थी, तो लीनियर इक्वेशन तो फॉर्म कर दी। अब दूसरे में कह रहा है फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, इनका सॉल्यूशन भी निकालना है ग्राफिकली। ग्राफिकली का क्या मतलब है? ग्राफिकली का मतलब है ग्राफ के थ्रू निकालना है। तो देखिए ग्राफ के थ्रू इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये हो गया 1, या 2 का गैप ले लेते हैं, 2 का गैप आसानी से बन जाएगा। 2 4 6 8, आप 1 का भी गैप ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। 10, ये एक तरीका है 2 का गैप लेना। और अगर 1 का गैप लेना है तो कैसे लोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके लिए आपको ग्राफ पेपर मिलेगा कभी भी अगर आप एग्जाम में बैठोगे सवाल करने। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे यहाँ पर -1 -2, ये स्केल पे होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। और ग्राफ पेपर में लाइनें पहले से खींची रहती हैं तो आपको इसकी ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया -6, इतनी बहुत है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो देखिए हमें ये दे रहा है x + y = 10। तो अगर आप x की वैल्यू पुट कीजिए, पुट x बराबर 5, x की वैल्यू 5 पुट कीजिए तो देखते हैं क्या आएगा। 5 + y = 10। हम इस इक्वेशन के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा। y = 10 - 5, और y की वैल्यू आ गई 5। तो अगर मैं x की वैल्यू 5 ले रहा हूँ तो मुझे y क्या मिल रहा है? 5 ही मिल रहा है। कुछ और, पुट x बराबर 6, x की वैल्यू 6 ले लीजिए। x की वैल्यू 6 लेंगे तो x की जगह 6 रखा, ये प्लस में
राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, पता नहीं एनसीईआरटी की ज़्यादातर एक्सटेंट में मैंने देखा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा डालते हैं बोरिंग सा और लेंथी। ये हो गया 4, तो x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 4। बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में इजी है इसके कंपैरिजन में। तो x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 4। तो मैं 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट से लाइन पास हो सकती है, यूनिक लाइन। एक पॉइंट से तो इनफाइनाइटली लाइन पास हो सकती है, पर 2 पॉइंट से यूनिक लाइन पास होगी। तो x की वैल्यू 5 यहाँ पर लिख देता हूँ, x की वैल्यू 5 मिली है, y की वैल्यू भी 5 मिली है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। इसी चीज़ को टेबल फॉर्मेट में भी लिखा जाता है। टेबल फॉर्मेट का मतलब क्या है, इस तरीके से ऊपर लाइन की इक्वेशन लिख देता है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एक्स वाई। एक्स की वैल्यू 5 लेंगे तो y भी 5, x की वैल्यू 6 लेंगे तो y 4। तो अभी पॉइंट हमें ढूंढना है, ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, ये आपको पेपर में करना पड़ेगा, मुझे तो स्पेस की ज़रूरत है। तो 5,5 कहाँ है, ये रहा 5,5, 5,5 ठीक है, ये हो गया 5,5। और 6,4 कहाँ है, 6 ये रहा और 4 ये रहा, ये हो गया 6,4। अब एक लाइन पास करनी है जो इनसे होती हुई गुजरे, इन दोनों पॉइंटों से, ठीक है। एक सेकंड, लाइन थोड़ी सीधी बनानी है हमें, ऐसी कुछ लाइन गुजरेगी, ऐसी, ठीक है। तो ये एक लाइन गुजरेगी, इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन भी आप लिख सकते हो चाहो तो, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब एक और लाइन पास करनी है, वो लाइन इसके लिए है। देखिए, पुट x बराबर 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो y क्या आ जाएगा, x की जगह 1 पुट कीजिए, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, y की वैल्यू होगी 5। तो अगर मैं इसकी टेबल बनाऊँ, दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल x y, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, y क्या आ रहा है 5, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ, x की जगह 2, तो 2 प्लस 4 6। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, पुट x बराबर 2, तो y क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 y इक्वल टू 6। तो मुझे ये पॉइंट ढूंढना है 1,5, तो 1 ये रहा x, 5 ये रहा मेरा पहला पॉइंट। और फिर ढूंढना है 2,6, 2 ये रहा, 6 ये रहा मेरा दूसरा पॉइंट। अब इनसे एक लाइन गुजरनी चाहिए, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है यही लाइन इंटरसेक्ट होंगी इस साइड। तो देखिए, कुछ ऐसे लाइन गुजरेगी, 2,6 यहाँ पर आएगी लाइन डॉट, ठीक है, ओके। तो कुछ ऐसी लाइन गुजर जाएगी। अब इस लाइन ने कहाँ पर इंटरसेक्ट करा, हमें वो पॉइंट ढूंढना है। ये रहा, x पे 3 और y पे 7, ये लगभग 7 ही है, ये रफ है इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, पॉइंट, इसे थोड़ा ठीक से बना दूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ द लाइन्स। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7, 3,7। तो 3,7 पहली लाइन पर भी है और 3,7 दूसरी लाइन पर भी है। इसका मतलब 3,7 पहली लाइन का भी सॉल्यूशन है, पहली इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, और 3,7 दूसरी का भी सॉल्यूशन है। तो हम कहेंगे 3,5 इज सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन के पेयर का सॉल्यूशन है। अब बताइए x क्या था, x था नंबर ऑफ बॉयज और x की वैल्यू क्या है 3, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x और x की वैल्यू है 3। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, y और y की वैल्यू है 7। तो देखिए, हमें यही पूछा था कि बताइए कि नंबर ऑफ बॉयज, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7। आप चेक भी कर सकते हो, बोला गया था टोटल 10 स्टूडेंट है, इन्हें जोड़ के 10 ही आ रहा है, और बोला गया था गर्ल्स बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो देखिए, गर्ल्स बॉयज से 4 मोर है, 4 ज़्यादा है।
तो बस हमारा आंसर आ गया। हमने कैसे निकाला है आंसर, पहले में दो इक्वेशन हमने बनाई। दो इक्वेशन कैसे बनाई, जो हमें कंडीशन दी गई थी उस कंडीशन को हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करा। दो इक्वेशन बनाने के बाद हमने उन इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करी, ईच इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ की। अगर ये लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं काटती तो नो सॉल्यूशन, ऐसा हो ही नहीं सकता था। पर अगर इस लाइन ने एक पॉइंट पे काटता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन, और जिस पॉइंट पे काटता है वो पॉइंट दोनों लाइन का सॉल्यूशन होता है, और लाइन इक्वेशन की मदद से बनी है तो वो पॉइंट दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, और जो पॉइंट दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वही पॉइंट तो फाइंड करना होता है। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया 3,7, और x की वैल्यू 3 आई है। x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज, तो 3 हो गए। y की वैल्यू 7 आई है। y क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 7 हो गई। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा लेंथी है और बोरियत बढ़ा है, बाकी के क्वेश्चन ईजी है इसी एक्सरसाइज के। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ। सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। सेकेंड वाला पार्ट देखिए, सेकेंड वाले पार्ट में कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। ओके, 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट दे रखी है 50 रुपये, कीमत 50 रुपये दे रखी है। और क्या कह रहा है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ द 1 पेन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। आपसे पेन और पेंसिल का रेट पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है, एक पेन और एक पेंसिल का। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट को मान लेते हैं x। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 पेन, अब पेन और पेंसिल बराबर कॉस्ट के तो होंगे नहीं, अगर होता तो फिर बताता है। तो एक पेन की कॉस्ट को मान लेते हैं y। अब मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 5x की। ऐसे ही अगर एक पेन y रुपए का है तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे, 7y का। अगर आपको एक का रेट पता हो और एक से ज्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करना होता है। और ये टुगेदर मतलब टोटल कॉस्ट इनकी कितनी आई है, 50। पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, 7 पेंसिल कितने की होंगी, अगर एक पेंसिल x रुपए की तो 2 पेंसिल 2x की, 3 पेंसिल 3x की, तो 7 पेंसिल क्या हो जाएंगी, 7x की। और अगर एक पेन y रुपए का तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे, 5 × y, 5y के। और ये टुगेदर कॉस्ट कितनी आई है, 46। तो पहला पार्ट तो यही था, लीनियर इक्वेशन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो बना दी। अब कह रहा है इसे ग्राफिकली सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको ग्राफ ड्रॉ मिलेगा लगभग, मतलब ग्राफ पेपर तो मिलेगा, आपको सीधी सीधी लाइनें चलानी होंगी। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम ड्रॉ कर लेंगे। ये रफ है, स्केल पे मैंने नहीं बनाया क्योंकि स्केल इतना बोर्ड के लिए मेरे पास है भी नहीं। अब इस साइड का भी बनाना है, इस साइड की ज़रूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, थोड़े से बना के छोड़ देते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लूँगा, पर मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पेन और पेंसिल दोनों उनका जो रेट होने वाला है, या नंबर ऑफ पेन नंबर ऑफ पेंसिल होने वाला है, वो क्या होने वाला है, नंबर ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल या कॉस्ट ऑफ 1 पेन पॉजिटिव होने वाले, तो नेगेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। या नंबर ऑफ पेन नंबर ऑफ पेंसिल भी होते, वो तो दिया हुआ, पर होते तो भी पॉजिटिव ही होते, तो नेगेटिव बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। अब देखिए, पहले इसके लिए हम इक्वेशन बना, ठीक है। तो एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू रख के निकालता है। पुट एक्स बराबर 0 रख दो, एक्स की वैल्यू 0 रख दो, वाई की वैल्यू 0 रख देते हैं। पुट वाई बराबर 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप वाई की वैल्यू क्या रख रहे हो, 0 रख रहे हो, ठीक है। रखिए 5x 7 × 0 = 50, ये हो जाएगा 0 और ये डिवाइड में हो जाएगा और कैंसिल करके x की वैल्यू आ गई 10। तो हम इसके लिए टेबल बनाते हैं। पहली इक्वेशन के लिए x y, x की वैल्यू 10 आई है जब y रखा था 0। अब एक बार क्या काम करिए, y को 0 y रख दिया, अब x को 0 रख दीजिए। पुट x बराबर 0, x की जगह 0 रखिए। अगर आप 0 रखोगे x की जगह तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये 0 वाला काम थोड़ा आसान है क्योंकि एक पार्ट तो खत्म ही हो जाता है। ये तो 0, 7y = 50,
और वाई की वैल्यू आ गई 50/7। ये कुछ आएगा 7.142857 सो ऑन, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो तब हमने x की वैल्यू क्या रखी 10, तो y की वैल्यू क्या आई है 7.14 लगभग। अब ये देखिए पॉइंट ढूंढिए, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, पहला पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 10, y की नहीं, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, और जब हमने x रखा है 0, जब x रखा है 0 तो y क्या आया है, y आया है 7 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर कहीं आएगा, ये रहा पॉइंट। यहाँ पर x तो हमारा 0 हो जाता है y एक्सिस पे, तो यह 0,7.14 ऐसा कुछ। और दूसरा क्या है, ये रहा 10,0, तो ये लाइन पास हो गई। 2 पॉइंट से यूनिक लाइन पास होती है, तो यूनिक लाइन पास करा दी। ये रफ डायग्राम है, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि स्केल पर नहीं है। तो एक लाइन तो हमने पास कर ली, अब ये वाली लाइन सोचते हैं ये कैसे पास करेंगे। फिर से x की वैल्यू 0 रख दीजिए, पुट x बराबर 0, तो ये हो गया 7 × 0, 5y = 46, और ये तो 0 हो गया, 5y = 46, और y की वैल्यू क्या आ गई 46/5, कैंसिल करके आ जाएगा 9.2। तो इसके लिए टेबल बनाइए, यहाँ पर बना देता हूँ। x की वैल्यू आपने क्या रखी है, x की वैल्यू 0, y आया है 9.2, इस बार y को 0 रख लेना, पुट y बराबर 0, y को 0 रखिए तो x आ जाएगा 7x + 5 × 0 = 46, ये तो 0 ही हो गया, 7x = 46, x की वैल्यू आ गई 46/7, और ये क्या आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ आ जाएगा 42 गया 6 टाइम, कितना बचा 4 बचा, फिर हो जाएगा 35, और फिर आ जाएगा 35 9, ऐसा कुछ आ जाएगा 35 49 7, तो ये भी वैल्यू आ गई। तो हमने x की वैल्यू ली है, y की वैल्यू 0 ली है, तो x की वैल्यू आई है 6.57। अब ये हमें ढूंढ लें कहाँ है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9.2, तो ये मिलेगा y एक्सिस पर 9.2, और भी ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, तो 9.2 कुछ यहाँ होगा। देख रहे हो ग्राफिकल मेथड कितना ज़्यादा लेंदी है। और अगर x की वैल्यू 6.57, तो y की वैल्यू क्या है 0, तो x एक्सिस पे होगा पॉइंट 6.57, यहाँ कहीं होगा। अब इन दोनों को पास किया, मतलब एक लाइन पास करी इन दोनों से होते हुए, ऐसे कोई लाइन चली गई। अब आपको ढूंढना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस 4 को ढंग से लिखना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ढूंढोगे, ये रहा, इसको मिलाए लगभग 3 के पास है, और ये लगभग 5 के पास है, स्केल पे नहीं है, नहीं तो एग्जैक्ट 5 पे आ जाएगा, 5, ये हमारा 6। तो देखिए वो पॉइंट क्या मिले हैं, वो पॉइंट मिले हैं 3,5। आप ग्राफ पेपर पे करके देखना, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो लाइनों ने कहाँ पर इंटरसेक्ट करा 3,5 पे, तो हम कहेंगे 3,5 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 3,5 क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये दोनों का सॉल्यूशन है, 3,5 इज सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर कोई पॉइंट एक लाइन पे होता है तो उस लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ये पॉइंट दोनों लाइन पे, मतलब ये पॉइंट दोनों ही लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब बताइए x क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो एक पेंसिल की कॉस्ट क्या आ गई, एक पेंसिल की कॉस्ट है x, और x की वैल्यू आई है 3, तो एक पेंसिल 3 रुपीज़ की है, 3 रुपीज़। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट थी y, और y की वैल्यू आई है 5, तो एक पेन की कॉस्ट आ गई 5 रुपीज़। आप चेक भी कर सकते हो, चेक कैसे करोगे, एक पेंसिल आई है 3 रुपए की, तो देखते हैं अगर एक पेंसिल 3 की तो 5 पेंसिल हो गई कितने की 15, 5 पेंसिल हो गई 15 की, और एक पेन 5 का, तो 7 पेन कितने के हो गए, 7 पेन हो गए 35 के, और टोटल जोड़ के 50 आना चाहिए, आ भी रहा है।
अब देखिए 7 पेंसिल कितने की हो जाएगी, एक पेंसिल 3 की 21 हो गए, 5 पेन कितने के हो जाएंगे, एक पेन 5 का है 25 और जोड़ के 46 आ भी रहा है। तो हाँ ठीक है, हमारे सही निकला है। तो कैसे किया, पहले 2 इक्वेशन थी, x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू निकल जाएगी। फिर ऐसी दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करी, y निकल जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करा, x निकल जाएगा। फिर लाइन ड्रॉ करी, ये एक्यूरेट आएगा अगर आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो लाइन ड्रॉ करी, फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे देख लिया, x और y किस पे आ रहा है, तो वो हो गया हमारा आंसर। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे और बोरियत भरे भी थे, मतलब ये ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा लेंदी होता ही है। नंबर 2 देखते हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। आपसे पूछ रहा है ये जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिख रहे हैं, इनकी तब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, चाहे लाइनें पैरेलल होंगी, चाहे लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो देखिए लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कि अगर a1 by a2 इक्वल ना हो b1 by b2 के, तो इसमें एक लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, एक पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 तब पैरेलल होती हैं। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 तब कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसाइड लाइन होती है। तो देखिए वही चीज यूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मैं एक बार बता देता हूँ क्या लगेगा इसमें। अगर a1 by a2 बराबर होता है b1 by, बराबर ना हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, आपको बिना लाइन ड्रॉ करे ही पता लग जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर a1 by a2 बराबर हो b1 by b2 के और c1 by c2 भी बराबर हो तो होती है, अगर बराबर ना हो तो होगी पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर बराबर हो, ये तीनों ही आपस में बराबर हो जाएं तो क्या होती है, तो होती है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं लेक्चर नंबर 1 में। तो देखते हैं यूज करके। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो बताइए a1 क्या हो गया। a1 होता है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5, b1 क्या हो गया पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -4, c1 क्या हो गया पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 8। ऐसे a2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में, a2 दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7, b2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 6 और c2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म -9। अब बताइए a1 by a2 5/7, b1 by b2 -4 by 6 और ये कैंसिल आउट करके आ जाएगा -2 by 3। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर, ये वाला केस आ गया। देखिए a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए यही पूछ रहा है, अगर लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, अगर ये वाली कंडीशन होती है। क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे तो हम अलग ही केस में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कोइंसिडेंट लाइंस। तो ऐसा कुछ बनेगा, अगर आप ये दोनों लाइनें बनाओ तो एक दूसरे को कट करते हुए दिखेंगी। तो पहला पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन क्या दी है, ये वाला पार्ट में इरेज कर देता हूं। याद रखना, अगर दोनों बराबर नहीं है इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर पहले दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है पैरेलल लाइन, तीनों बराबर है तो कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइनें ऐसी दिखती हैं, पैरेलल लाइनें ऐसी दिखती हैं। पैरेलल लाइन जैसे रेल ट्रैक होते हैं, रेल की पटरियां, और कोइंसिडेंट लाइन ऐसी दिखती हैं, एक के ऊपर दूसरी लाइन। यहाँ पर एरो वगैरह भी लगाने हैं, ये तो ऑब्वियस चीज़ है, इसे हटा देता हूँ। अब देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x 6y 24 इक्वल टू 0। अब बताइए a1 क्या होता है। a1 होता है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 9,
B1 क्या होता है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3, C1 क्या होता है पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, ना x का कोफिशिएंट ना y का कोफिशिएंट 12, A2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, B2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, C2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में तीसरा टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म 24। अब निकालिए A1 बाई A2, 9/18, ये आ गया 1/2, B1 बाई B2 3/6, ये कैंसिल करके भी 1/2, C1 बाई C2 तो ये हो गया 12, C1 12 है, C1 12, C2 कितना है 24, 12 से कैंसिल आउट करके 1/2। देखिए तीनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ये केस क्या है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। और इस केस में क्या होता है कोइंसिडेंट लाइन, क्या होती है कोइंसिडेंट लाइंस। अब हमारा थर्ड पार्ट ये देखते हैं, ये क्या है। थर्ड पार्ट में कह रहा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो A1 क्या है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 6, B1 क्या है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3, C1 क्या है पहली इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म 10। ऐसे A2 क्या है 2, और B2 क्या है, B2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1, और C2 क्या है 9। अब A1 बाई A2 6/2 कैंसिल करके आ गया 3, B1 बाई B2 -3 डिवाइड बाई -1, माइनस से माइनस कटा ये भी 3, C1 बाई C2 10/9, ये 3 नहीं है, तो ये केस क्या बन गया A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये दोनों तो पहले दो तो बराबर हैं, पर ये तीसरा बराबर नहीं है, तो इस केस में क्या होता है पैरेलल लाइंस। ये जो मैंने ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन नंबर 1 करा था, और ये जो मैंने अभी आपके सामने बताएंगे कब इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी, बिना लाइन ड्रॉ करे हम बता पा रहे हैं कब कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कब पैरेलल लाइन होंगी, ये लेक्चर 1 में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा लेक्चर 1 जरूर देखें, वो लेक्चर कंपलसरी है इस पूरे चैप्टर के लिए। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। कह रहा है इनमें से कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है। मुझे नहीं पता कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ये भी चेक करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अगर A1 बाई A2 बराबर ना हो B1 बाई B2 के तो यूनिक सॉल्यूशन आता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन तो है, तो ये कंसिस्टेंट वाला केस है। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अगर ऐसा हो तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, तब आते थे मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें भी सॉल्यूशन तो आ रहे हैं, तो ये भी कंसिस्टेंट है। अगर ऐसा कुछ भी आता है तो कंसिस्टेंट, पर अगर ऐसा A1 बाई A2 बराबर हो B1 बाई B2 के पर बराबर ना हो C1 बाई C2 के, तब आते थे नो सॉल्यूशन। और इस ही केस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और बाकी दोनों क्या है, बाकी दोनों है कंसिस्टेंट सिस्टम, मतलब इसके सॉल्यूशन तो आना ही आना है। तो अब देखते हैं ये जो 5 क्वेश्चन दिए हैं इसमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो बताइए A1 क्या है। A1 क्या होता है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, B1 क्या होता है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2, C1 क्या होता है कांस्टेंट टर्म। इसे इधर ले आएंगे क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, तो राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, तो हो जाएगा -5। ऐसे A2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, B2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3, C2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म में इधर आ जाएगा, इस साइड 0 बनाना होता है तो -7।
अब देखते हैं a1 बाई a2 3/2, b1 बाई b2 b1 बाई b2, v1 क्या है 2 और ये है -3। तो देखिए दोनों बराबर नहीं है, ये हो जाएगा 2/3 माइनस का, हम कहेंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ऐसा हो तो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट सिस्टम। तो इसमें यही पूछा है, ऑन द कंपेयरिंग ऑफ रेशियो फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हम कहेंगे कि पेयर ऑफ सिस्टम इज कंसिस्टेंट, या तो ये कह लीजिए सिस्टम इज कंसिस्टेंट, या फिर ये कह लीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इनमें से कोई भी वर्डिंग आप यूज कर सकते हो, कुछ भी, वो आपकी चॉइस है। अब देखते हैं सेकंड। तो ये याद रखोगे कि ये जो लास्ट वाला केस है बस इसमें इनकंसिस्टेंट लिखना है, बाकी सब में कंसिस्टेंट है। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में कहा गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो a1 क्या है 2, b1 क्या है, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3, c1 क्या है -8 क्यों हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड को 0 करना होता है। ऐसे ही a2 क्या है 4, a2 क्या होता है x का कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, c2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। तो -9 इधर 0 करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। अब निकालते हैं a1 बाई a2, a1 2 a2 4 कैंसिल करके आ गया 1/2, b1 बाई b2, b1 क्या है -3, b2 क्या है -6, माइनस से माइनस कटा, ये भी 1/2, c1 बाई c2 -8 -9। तो माइनस से माइनस कट गया, पर ये तो नहीं आ रहा, तो पहले दो तो रेशियो बराबर हो गए, तीसरा बराबर नहीं है। तो कौन सा केस है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो हम कहेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर बाकी के 2 करता हूँ। वैसे तो 3 बचे पर एक बार में 2 हो गए, इसे हटा देता हूँ तब तक। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है, 3/2x 5y/3 इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो बताइए a1 क्या है, a1 होता है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3/2, b1 क्या है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट तो 5/3, और c1 क्या है कांस्टेंट टर्म पहली इक्वेशन में, तो इधर आ जाएगा -7। ऐसे ही a2 क्या है दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b2 क्या है दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, और c2 क्या है दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 रखना है। अब देखते हैं a1 बाई a2, a1 क्या है 3/2, a2 क्या है 9, ये इसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 3/2/9 का मतलब है 3/2 को डिवाइड करना है 9 से, 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और डिवाइड मतलब होता है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई, तो 3 ये मल्टीप्लाई होके 18 हो गया, वही मैं कह रहा था 3/18, और ये कैंसिल आउट हुआ 1/6। अब निकालते हैं b1 बाई b2, b1 क्या है 5/3 और b2 क्या है -10, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 5/-30, कैंसिल कर लीजिए 1/6 माइनस का। एक चीज़ तो क्लियर है कि प्लस का है माइनस का है बराबर नहीं है, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब देखते हैं फोर्थ वाला, कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि देखिए तब आप a1 बाई a2 करोगे पॉजिटिव आएगा, b1 बाई b2 करोगे नेगेटिव आएगा, तो यही बराबर नहीं है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, तो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, फोर्थ पार्ट में दे रखा है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 फोर्थ पार्ट, और सेकंड इक्वेशन है -10x 6y इक्वल टू -22। तो a1 क्या है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 क्या है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, c1 क्या है कांस्टेंट टर्म पहली इक्वेशन का।
a2 क्या है दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b2 क्या है दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, और c2 क्या है दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट है, माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब निकालते हैं a1 बाई a2, 5 बाय माइनस 10 कैंसिल करके आ गया 1 बाई 2 माइनस, कहीं पर भी लगा सकते हो न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में बीच में, b1 बाई b2 माइनस 3 बाई 6 कैंसिल आउट करके माइनस 1 बाई 2 ये भी आ गया, c1 बाई c2 माइनस 11 बाई 22 ये भी माइनस का 1 बाई 2 आ गया। तो ये तो वाले केस है तीनों बराबर है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन तो है, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब लास्ट पार्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का है, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, 4 बाई 3x फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो देखिए a1 क्या होता है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 क्या होता है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, c1 क्या होता है पहली इक्वेशन में कांस्टेंट था, इस साइड 0 रखना इधर आके माइनस हो जाएगा। a2 क्या होता है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, पहली नहीं दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, और c2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट था, माइनस 12 आ गया। a1 बाई a2 4 बाई 3 बाई 2 ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 बाई 6 कैंसिल आउट करके आ गया 4 बाई 3 क्योंकि ये 4 बाई 6 था। उसके बाद b1 बाई b2 2 बाई 3 ये तो ऐसी 2 बाई 3 है, c1 बाई c2 माइनस 8 बाय माइनस 12 माइनस से माइनस कटा, 4 से कटा 2 बार में और 12 कटा 3 टाइम्स। तो देखिए तीनों बराबर है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों बराबर होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन तो है ही है, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपसे पूछा जा रहा है ये पहला पेयर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ये दूसरा इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ये तीसरा पेयर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ऐसे ये चौथा पेयर है। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन होगा, और कौन सा इनकंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो आपको ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन भी निकालना है अगर कंसिस्टेंट है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन पहला पार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन भी निकालना है। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो बताइए a1 क्या हो जाएगा, a1 क्या होता है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। b1 क्या हो जाएगा पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है। c1 क्या हो जाएगा जो कांस्टेंट टर्म है पहली इक्वेशन का, इधर आ जाएगा माइनस का 5। ऐसे a2 क्या हो जाएगा 2 क्यों हो जाएगा दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, c2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म में प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब निकालते हैं a1 बाई a2 1 बाई 2, b1 बाई b2 1 बाई 2, c1 बाई c2 माइनस 5 बाय माइनस 10, माइनस से माइनस कटा, ये 1 बार 5 से गया 1 बार में, 5 से गया 2 बार में। तो देखिए तीनों बराबर है, इसका मतलब हमें क्या मिला a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर तीनों बराबर है a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 बराबर है तो इस केस को क्या कहता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ये तीनों केस बराबर हो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे काट रही है, तो एक लाइन को दूसरी लाइन के ऊपर रहना है, और केस क्या बनेगा कोइंसिडेंट लाइन। तो हमसे तो ये पूछा है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो बताइए इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब है ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट सिस्टम। एक तो हमसे ये पूछा था कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो ये है हमारा आंसर कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो ये भी पूछा है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ये कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो देखो ग्राफिकली निकालने के लिए
एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 1, फिर नेक्स्ट टर्म लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ये लाइन थोड़ा ऊपर जा रही है, इसे नीचे लाता है, ये सीधी लाइन खींची, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 5 6, और बॉटम में -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए हमें इक्वेशन ये दी है, ये दो इक्वेशन है, तो पहले ये जो इक्वेशन है इसकी लाइन फॉर्म कर लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x + y = 5, तो ये तो ऐसे ही आसानी से निकल जाएंगे। बताइए अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो y कितना आएगा, 3, यहाँ पर रखते हैं x, यहाँ पर y, x की वैल्यू 2 लूंगा तो y आएगा 3, और अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ तो y आ जाएगा 2। चाहे तो आप ऐसे पॉइंट ले लीजिए, ये सबसे आसान तरीका क्या होता है, इससे पहले मैंने यूज भी करा था, एक तरफ x को 0 ले लो y आ जाएगा, एक तरफ y को 0 ले लो x आ जाएगा, ये आसान तरीका होता है। तो ये भी सही था, ये गलत नहीं था, पर हम ऐसे करेंगे, पुट x = 0, x की जगह 0 रखो, देखते हैं y क्या आएगा, y आ गया 5, x की जगह 0, y आ गया 5। अगली बार y को 0 ले लो, पुट y = 0, y को 0 लिया, x की जगह x है, y की जगह 0, तो 0 + x, x आ गया, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 ली थी। तो इससे आसानी से हमें वो पॉइंट मिल जाता है। देखिए 0,5, 0,5 कहाँ होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5, क्योंकि y एक्सिस है, यहाँ पर x की वैल्यू 5 और y 0, तो ये रहा, ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन। ये किस लाइन की इक्वेशन है, ये किस लाइन की इक्वेशन है, ये है x + y = 5 की। आप कोई भी पॉइंट रख के लिख दीजिए, ये हो गया 4,1, ये इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या हो जाएगा 2,3, ये भी इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लाइन पे आने वाला हर पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, 2x + 2y = 10। अब यहाँ पर कुछ ले लीजिए, x, देखिए पहले टेबल बनाता हूँ। वैसे आप ध्यान से देखो कि दोनों इक्वेशन एक ही है, क्योंकि मैं 2 कॉमन लूंगा और वो 10 को काट देगा, 5 आ जाएगा, तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर x, यहाँ पर y, x की वैल्यू आप ले लीजिए, क्या लेंगे, 5 ले लीजिए, 5, x की वैल्यू 5, तो ये क्या हो जाएगा, पुट x = 5, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 5 + 2y = 10, ये हो गया 10 + 2y = 10, ये 10 माइनस में चला जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, 10 - 10, और 2y = 0, y की वैल्यू आ गई 0/2, y = 0, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू मैंने 5 ली, y की वैल्यू 0। एक बार मैं देख लेता हूँ फ्रेम में आ रहा है या नहीं, क्योंकि फ्रेम में नहीं आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। हाँ तो रहा है, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू 5 ली, तो y आ गया 0। अब y की वैल्यू कुछ ले लीजिए, एक काम कीजिए, इस बार x की वैल्यू 0 ले लीजिए, x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, मेरे को स्पेस चाहिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट x = 0, तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 2y = 10, 0 + 2y = 10, ये 0 जोड़ने का तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2y = 10, y की वैल्यू आ जाएगी 10/2, कैंसिल करके y की वैल्यू आ गई 5, तो y की वैल्यू 5। अब देखिए फिर से वो दो पॉइंट यही है, ये रहा 5,0, ये रहा 0,5, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी। तो इसने क्या बोला था, इसने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, तो हमने ये तो बता दिया था कंपेयर करके कि कंसिस्टेंट सिस्टम है, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहेगा, सॉल्यूशन आएंगे तो कंसिस्टेंट लिखा था। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है इस लाइन पर, क्योंकि सॉल्यूशन वो होता है जिस पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करती है, और ये दो लाइन इनफाइनाइटली पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया ऑल पॉइंट्स लाई ऑन लाइन x + y = 5, क्योंकि दोनों लाइन एक ही है, तो मैं चाहो तो आप ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो हमारा सॉल्यूशन है वो सारे पॉइंट जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, x + y = 5 वाली लाइन पर लाई कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया था, दो इक्वेशन दिया था,
मैंने पहले A1 B1 C1 निकाला, A2 B2 C2 निकाला, A1 रेशियो निकाले, A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2। मैंने देखे रेशियो तो बराबर आ रहे हैं, अगर रेशियो बराबर आते तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन होता तो हम कंसिस्टेंट सिस्टम क्या देता है। अब कह रहा था अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑब्टेन करना था। तो ये पहले ये देखिए, ये इक्वेशन है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y 5 आएगा, y की वैल्यू x के वैल्यू 5 पुट करेंगे y 0 आएगा। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट हो गया 0,5, एक हो गया 5,0, तो 0,5, 0,5 इनसे होते हुए एक लाइन पास कर दी। ऐसे यहाँ पर करा, 2 पॉइंट आए, वो दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, तो दोनों लाइन एक दूसरे से ओवरलैप करेंगी। ये तो मैं पहले ही भी पता था, अगर कभी भी ऐसा होता है तो लाइन कोइंसिडेंट लाइन होती है, तो पहले से भी पता था। तो हमारे सॉल्यूशन क्या है, ऑल पॉइंट लाई ऑन लाइन x + y = 5। ओके, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया है, पहली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है x - y = 8, और सेकंड दे रखा है 3x - 3y = 16। तो ये दे रखा है। तो देखिए A1 निकालिए, A1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो कि 1 है। B1 निकालिए, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो कि -1 है। मैंने आपको कहा था अगर किसी का कोफिशिएंट कुछ ना लिखे 1 लिख सकते हैं, और आगे माइनस है तो माइनस के साथ। फिर C1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म में इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है राइट हैंड साइड में 0, तो -8। ऐसे इसके लिए A2 हो जाएगा 3, B2 हो जाएगा -3, और C2 हो जाएगा 16। ओके, A2 मतलब क्या होता है, x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में, B2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, C2 क्या होता है कांस्टेंट टर्म दूसरी इक्वेशन में, ये प्लस का इधर आके माइनस का होगा, माइनस। अब निकालेंगे रेशियो, A1 बाय A2 1/3, B1 बाय B2 -1/-3 कैंसिल हो गया 1/3, C1 बाय C2, C1 की वैल्यू -8, C2 की वैल्यू -16, माइनस से माइनस कटा, 8 पार में 1, 8 पार में 2। ओके, तो देखिए साफ दिख रहा है A1 बाय A2 = B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। अगर ऐसा केस आ जाए तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन बनती है, और नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, और उसने कहा था कि अगर कंसिस्टेंट सिस्टम होगा तब जाके हमें सॉल्यूशन निकालना होगा ग्राफिकली। अगर इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन है ही नहीं, फिर ग्राफिकली निकालने या ना निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं इरेज करके थर्ड वाला पार्ट करा दूँ, ये बड़ी आसानी से हो गया, क्योंकि इनकंसिस्टेंट था तो ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन निकालने की नीड ही नहीं पड़ी। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या दिया है। थर्ड पार्ट में पहली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी है 2x + y - 6 = 0, फिर दिए 4x - 2y - 4 = 0। तो देखिए A1 पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, B1 पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कुछ ना हो तो 1, C1 पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म -c, A2 पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4, B2 A2 दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, B2 दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, C2 दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, ये -4 है। हम निकालते हैं A1 बाय A2, रेशियो निकालेंगे 2/4 कैंसिल आउट करके आ गया 1/2, B1 बाय B2 1 बाय B1 बाय B2 1 बाय -2, और ये क्या हो जाएगा -1/2। यही इक्वल नहीं है, अगर यही इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। ऐसा होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। मैंने आपको बताया था यूनिक सॉल्यूशन लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये फर्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें मैं कवर करा चुका हूँ। यूनिक सॉल्यूशन लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, और क्योंकि सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब क्योंकि ये कंसिस्टेंट सिस्टम है तो एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक लेंथी हो गया, क्योंकि उसने कहा था अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफ की मदद से। तो देखिए एक ये वाई एक्सिस ड्रॉ करी, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करी। आपको ऐसे एक्स और वाई सोचना है जो यहाँ पर पुट करके 0 ला दे। देखिए एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ और वाई की भी 2 रखूँ तो ठीक है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, हाँ 2 है, 2 है हमारे आंसर। देखिए ऐसे ही निकल गया है, तो एक्स कोमा वाई क्या है 2,2 ऐसे निकल तो गया। तो एक्स की वैल्यू 2 रखूंगा, ये 4 हो गया, 2 ये 2 है और ये 4 है, 6 में से 6 गया 0,
यहाँ पर x की जगह 2 रखूंगा 8 हो गया, ये 2 रखूंगा 4, 4 -8 + 8 0। हाँ ऐसे निकल गया, पर हमें तो ग्राफिकली निकालना है कि सवाल में ऐसा कहा गया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 6 7, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो गया 0, 0। ये 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखिए पहली इक्वेशन हमारे पास ये है 2x + 1y - 6 = 0। 1 लिखने की कोई नीड नहीं है, 1 × y y हो जाएगा। अब आप कुछ भी x की वैल्यू पुट कीजिए, y निकालिए, या y की वैल्यू पुट कर लीजिए, x निकाल लीजिए। तो पुट करता है पुट x = 0। मैंने एक तरीका बताया था, पहले x को 0 कर दो, y आ जाएगा, फिर y को 0 कर दो, x आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, देखते हैं y क्या आएगा। ये तो 0 ही हो गया, 0 को y में जोड़ने का कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये उधर जाके प्लस का हो गया, y = +6। तो अगर मैं इसे ये जो हमारी इक्वेशन है इसके लिए अगर मैं टेबल बना लूँ, टेबल x y, तो x की वैल्यू हमने 0 ली, y क्या आ गया 6। अब एक काम करते हैं, y की वैल्यू 0 लिखे देखते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास यही है, पुट y = 0, तो ये आ जाएगा 2x 0 - 6 = 0, 2x ये 0 जुड़ जाएगा, 2x में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा प्लस का 2x = 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 जो होती है 3। तो x की वैल्यू 3 है, कब? जब y हमने लिया 0, y 0 लिया तो x की वैल्यू 3 आई, x 0 लिया था तो y की वैल्यू 6 आई। तो अब ये 2 पॉइंट से हम आसानी से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 0, 0,6, 0,6 का है, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, तो ये रहा। दूसरा पॉइंट है 3,0, 3,0, ये रहा। तो कोई ऐसे लाइन गुजरेगी, ये बन गई लाइन। इस लाइन के ऊपर आप लिख भी सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है 2x - y, 2x + y - 6 = 0। एक लाइन तो हमने बना ली, ये रफली लाइन है, यहाँ पर वैसे जिसकी नीड भी नहीं थी लो। अब एक लाइन और बनानी है हमें, इसकी इक्वेशन दे रखी है तो इसके लिए टेबल बनाते हैं। ये हो गया हमारा x y। अब जैसे मैंने ये करा वही सेम चीज यहाँ पर कर रहा हूँ। हमें इक्वेशन दे रखी है 4x - 2y, देखिए ये 4x - 2y - 4 = 0। तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर लो, पुट x = 0, तो ये जाएगा 4 × 0 - 2y - 4 = 0। ये तो 0 ही हो गया, 0 - 2y ये प्लस का हो गया 4, और 0 लिखो मत लिखो उसकी कोई नीड भी नहीं है, ये उधर चला गया। y की वैल्यू आ गई 4/-2, तो ये कैंसिल करके क्या आ गया, y की वैल्यू -2 आ गई। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो y क्या आ रहा है -2। इस बार y को 0 ले लेते हैं, तो पुट y = 0, तो ये हो जाएगा 4x 2 -2 × 0 - 4 = 0। 4x ये तो 0 हो गया, ये प्लस में हो जाएगा 4x = 4, x की वैल्यू हो जाएगी 4/4, कैंसिल आउट करके आ गया 1। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू आती है 1। फिर से मुझे 2 पॉइंट मिल गए। 0, -2 कहाँ है? y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, ये रहा पॉइंट, यही पॉइंट है। ये था 0,6, ये था 3,0, ये क्या है? ये है 0, -2 और 1,0, 1,0 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये रहा 1,0। अब एक लाइन क्रॉस होगी इन दोनों पॉइंटों से कुछ इस तरीके से, तो ये लाइन क्रॉस हो गई। आप इस पे इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हो 4x - 2y - 4 = 0। अब देखिए हर वो पॉइंट जो इस लाइन पर है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हर वो पॉइंट जो इस लाइन पर है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर कोई पॉइंट दोनों लाइन पर है तो वो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और ऐसा ही सॉल्यूशन जो दोनों इक्वेशन का हो उसी को तो हम सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट ये सॉल्यूशन होगा हमारे सिस्टम का। इस सिस्टम का मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तो है क्या? देखिए ये रफली बनाया गया है डायग्राम, इसीलिए आपको थोड़ा सा एक्यूरेट ना दिख रहा हो, पर ये रहा पॉइंट। तो हमें क्या मिला है 2,2, जो मैं रफली भी मिल ही गया था। तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ या नीचे लिखता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 2,2। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है हमारा, सॉल्यूशन x, y इज 2,2। तो हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकाल लिया। ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या आया है 2,2। आप चेक भी कर सकते हो, मैंने वैसे भी निकाल लिया था हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो ये भी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं फोर्थ पार्ट कराता हूँ। ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, थर्ड वाला पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। अगर ये कंसिस्टेंट हुआ जैसा इसमें था कंसिस्टेंट, तो हमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी। पर अगर ये इनकंसिस्टेंट हुआ तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, तो कम टाइम लगेगा। तो हमारे लिए तो बेनिफिशियल यही है कि इनकंसिस्टेंट हो, क्योंकि उससे इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। तो आपको पहली इक्वेशन दी है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और आपको दूसरी इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a1 निकालिए, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 निकाल लीजिए, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, c1 निकालिए, पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, a2 निकालिए, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b2 निकालिए, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, c2 निकालिए, दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। अब निकालिए a1 बाय a2, पहले ये तो देखिए कंसिस्टेंट है या नहीं, तो 2/4 कैंसिल आउट करके आ गया 1/2। अब निकालते हैं b1 बाय b2, तो -2 बाय -4, ये कैंसिल आउट करके आ गया, माइनस से माइनस कटा, 2 के टेबल में 1 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, तो 1/2 ही आ गया। c1 बाय c2 निकालते हैं, -2 बाय -5, माइनस से माइनस कटा 2/5। साफ दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर ऐसा होता है तो होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर सॉल्यूशन है ही नहीं तो हम निकाल ही कहाँ पाएंगे, तो ये वाली बात तो बेकार ही चलेगी। ऑब्टेन द सॉल्यूशन, ग्राफिकली सॉल्यूशन है ही नहीं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करा। आपको डाउट हो सकता है कि फिर भी डाउट आ रहा होगा, तो लेक्चर को एक बार दोबारा देख लेना, या वीडियो बैकवर्ड स्किप करके देख सकते हो, या फिर आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ओके, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक रेक्टेंगल शेप का एक गार्डन है जो रेक्टेंगल के शेप का है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। उस रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर आपको दे रखा है। हाफ पेरीमीटर कितना है 36 मीटर, और उसी रेक्टेंगुलर गार्डन में जो लंबाई है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है लंबाई उसी रेक्टेंगुलर गार्डन की। तो आपके लिए टास्क है, आपको उस रेक्टेंगुलर गार्डन की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन जो रेक्टेंगल के शेप का है उसकी लेंथ मान ली x मीटर, ऐसे ही विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन की विड्थ मान ली y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ये समझिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। अगर ये एक रेक्टेंगल है, ये हमारी लंबाई है, चौड़ाई है, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर होता है 2l+b। अब यहां पर बोला है हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका आधा, 2l+b/2, तो 2 से 2 कट गया l+b। तो हाफ पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y कितना होना चाहिए, लंबाई, x क्या है लेंथ और y क्या है विड्थ चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई जोड़ के आ रहा है 36। ओके, ये पहली इक्वेशन बनी, सारी चीज मीटर में, यूनिट बाद में लगा देंगे। और आपसे कह रहा है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ क्या x y से कितना बड़ा है 4 मीटर बड़ा है, तो अगर मैं y में 4 जोड़ दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हाँ, तो दूसरी इक्वेशन ये होगी x = y + 4। तो 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है
एक्स और वाई दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, आपको एक्स और वाई निकालना है। तो हम मेथड पढ़ चुके हैं। कौन सा मेथड? आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना आसान है। देखिए एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें पुट कर दीजिए, इसको माना इक्वेशन 1, इसको माना इक्वेशन 2। तो पुट x बराबर वाई प्लस 4, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, एक बार उसे देख लेना। पुट x इक्वल टू वाई प्लस 4 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करा x की जगह लिख दिया वाई प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 36, वाई प्लस वाई 2y प्लस 4 इक्वल टू 36, ये 4 चला जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, 2y इक्वल टू 36 माइनस 4, 2y इक्वल टू 32, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 32/2, y की वैल्यू आ जाएगी 16, क्योंकि सारी चीज मीटर में थी तो y आ गई 16 मीटर। और y थी क्या? y थी विड्थ, तो विड्थ कितनी है? विड्थ है हमारे पास 16 मीटर। अब देखते हैं x, तो हम कहेंगे पुट y इक्वल टू 16 मीटर इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। x बराबर क्या है से y प्लस 4, तो y की जगह 16 रखा, तो ये आ गया 20, तो हमारे पास x भी आ गया y भी आ गया। हमें डायमेंशन बतानी थी, डायमेंशन बना लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो हमने भैया ये भी कह सकते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन, जो हमने क्या मानी थी? x मानी थी, और वो x की वैल्यू क्या आई है 20 मीटर, मतलब लेंथ 20 मीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन की, और विड्थ क्या हो गई? विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की चौड़ाई जो हमने मानी थी y, जो आ गई 16 मीटर। आप चेक कैसे करोगे? आपको ये चीजें नहीं देखना, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप इक्वेशन से चेक मत करना, डायरेक्ट प्रॉब्लम से ही चेक करो। बोला गया था कि हाफ पेरीमीटर कितना है? हाफ पेरीमीटर है 36, हाफ पेरीमीटर होता है l प्लस बी, तो हाँ इन्हें जोड़ोगे 36 आ जाएगा। बोला गया था लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा भी है, तो हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम थी वो वर्ड के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहे हैं मेरे सॉल्यूशन, तो ये आंसर सही है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं 6th कराता हूं। तो देखिए 6th में कहा जा रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन दी है। क्या राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और लीनियर इक्वेशन लिखिए इन 2 वेरिएबल, जो दो ही वेरिएबल में हो, सच दैट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। दूसरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस तरीके से लिखनी है कि अगर मैं दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, एक तो दी हुई है और एक और मैं लिखूंगा, उन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो इंटरसेक्टिंग लाइन आए पहले पार्ट में, दूसरे में पैरेलल, मुझे वो दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन बदलनी पड़ेगी, इस तरीके से बदलनी पड़ेगी कि ये दोनों लाइनें तब ग्राफिकली प्लॉट की जाए तो पैरेलल लाइन दिखें, और तीसरे में कोइंसिडेंट लाइन दिखें। तो देखिए कैसे होगा, तो ये मिटा देता हूं क्वेश्चन नंबर 6, फिर एक क्वेश्चन और बचा है और ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक तो आपको इक्वेशन दी हुई है, वो इक्वेशन देखते हैं वो इक्वेशन क्या है। आपको गिवन में क्या है? गिवन में आपको दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइनें चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, एक ऐसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनानी है कि तब मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊं, इन दोनों के लिए ग्राफिकली ज्योमेट्री का यूज करके प्लॉट करूं, तो वो दोनों लाइनें जो प्लॉट होने वाली है वो क्या हो जाए? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। तो देखिए हमें इससे क्या मिल गया? a1 क्या मिल गया? 2, b1 क्या मिल गया? 3 और c1 मिल गया -8। अब मैं दूसरी इक्वेशन को मानता हूं लेट इक्वेशन ऑफ अनदर इंटरसेक्टिंग लाइन, जो दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन है उसकी इक्वेशन मैंने मान ली इज a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो लेट इक्वेशन ऑफ द अनदर इंटरसेक्टिंग लाइन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब फोर इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन लगाएंगे। 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंडीशन क्या है? a1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2 के,
तो A1 की वैल्यू पुट कीजिए 2, A2 की वैल्यू अननोन है, B1 की वैल्यू पुट कीजिए, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू अननोन है और 1 पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2B2, यहाँ पर A1, और ये चीज़ जरूरी है कि A1 भी जीरो नहीं है और मतलब A2 भी जीरो नहीं है और B2 भी जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो हो जाएंगे तो ये वेरिएबल हट जाएंगे। ये मैंने सबसे पहले ही लेक्चर 1 में इसके बारे में बात कर ली थी। ये हो जाएगा 3A2, ये 1 पर नहीं होना चाहिए, तो देखिए B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइड में चला गया, 3/2 A2। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये B2 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया और A2 3 के साथ आ गया, तो B2 की वैल्यू आ गई और ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब आप A2 की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, जीरो पुट मत करना। क्यों जीरो क्यों नहीं पुट कर सकते, कि जीरो पुट करोगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं रहेगी। तो हम पुट करते हैं, पुट पुट A2 इक्वल टू 1। मैंने A2 की वैल्यू 1 पुट करी है, 2 पुट कर लो, 2 आसान है। तो B2 क्या हो जाएगा, 3/2, इसकी जगह 2 पुट करा, 2 से 2 कट गया, तो B2 को 3 नहीं लेना, इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि अगर B2 3 हो गया तो बराबर हो जाएंगे ये दोनों कंडीशन। देखिए अगर आपने इसकी वैल्यू तो 2 ली है, ये हो गया 6 और इसको 3 ले लोगे तो ये भी 6, तो इक्वल आ जाएंगे। तो B2 की वैल्यू 3 नहीं लेनी, तो आप कुछ भी ले लीजिए, चूज B2 इक्वल टू 4। तो देखिए हमारी दूसरी इक्वेशन बनके तैयार हो गई। आप कहोगे सी कुछ भी लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने C की वैल्यू कुछ भी, C2 की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए 10। तो A2 की वैल्यू क्या ली थी हमने 2, तो 2x, B2 की वैल्यू क्या थी 3 के अलावा कुछ भी ले लो, तो मैंने 4 ली थी, और C2 क्या है 10। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेट इक्वेशन ऑफ अनदर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये है इसका आंसर। हमसे बोल रहा था एक ऐसी इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनानी है लीनियर जो 2 वेरिएबल में हो, कि दोनों लाइन को तब ग्राफिकली प्लॉट किया जाए तो वो पैरेलल ना हो, इंटरसेक्टिंग हो। तो देखिए इंटरसेक्टिंग होंगी, आपको दिखला भी देता हूँ। A1/A2 क्या हो गया 1, B1/B2 1 नहीं हुआ, तो ये दोनों बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आप ये सवाल डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट मतलब आपको ये पता है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर रख लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके 4x। अब यहाँ पर 2 से मत करना, कि 2 से मल्टीप्लाई करा तो रेशियो हो जाएगा 1/2, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये लो। ये भी क्या है, ऐसी लाइन है जो इंटरसेक्टिंग होंगी। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। 1 नंबर का है तो आप ऐसे कर सकते हो, एमसीक्यू वगैरह में आ गया, पर अगर लेंथी क्वेश्चन है तो यही है तरीका। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, मैं इरेज कर रहा हूं। सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है पैरेलल लाइन चाहिए। अब पैरेलल लाइन की आपको कंडीशन पता होगी, A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, पर नॉट इक्वल टू C1/C2। तो सेकंड वाला पार्ट हमें चाहिए पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है, पैरेलल लाइंस का मतलब है नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइनें कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन का सॉल्यूशन हो। तो देखिए पैरेलल लाइन हमें क्या गिवन में, पहली इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो A1 हमें मिल गया 2, B1 भी मिल गया 3 और C1 मिल गया -8। अब हम मानते हैं लेट इक्वेशन ऑफ अनदर पैरेलल लाइन, उसकी इक्वेशन मैं मान रहा हूं इज A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये मैंने मान लिया। अब देखिए आगे क्या है। अब पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन की कंडीशन है A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 के और इक्वल ना हो C1/C2 के। तो इस कंडीशन में चीजों को रखते हैं, A1 की जगह 2 रखा, A2 अननोन है, B1 की जगह 3 लिखा, B2 अननोन है, C1 की जगह -8 लिखा, C2 अननोन है, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्या पता लगेगा, ये मल्टीप्लाई करा, ये वाला पार्ट बस सॉल्व कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा हमारा 2B2, ये हो जाएगा 3A2, ये 2 से डिवाइड कर दिया, B2 की वैल्यू आ गई 3/2 A2। अब आप A2 की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, 4 रख लेते हैं क्योंकि 2 से आसानी से कट जाएगा, 2 रख लीजिए, अब वो आपकी मर्जी है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट
ये आपको उसके नीचे लिखना है। पुट A2 इक्वल टू 2, A2 को हमने 2 रखा, तो देखिए B2 क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, B2 हो गया 3, B2 की वैल्यू क्या आई है 3। तो हमें A2 पता लग गया, B2 पता लग गया। अब ये वाला पार्ट देखिए, 3/B2 नॉट इक्वल टू -8/C2। अब B2 की वैल्यू तो आ चुकी है, 3 रखी है यहाँ पर, और ये कैंसिल करके आ गया 1, ये इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो अब C2 इधर आ गया, C2 नॉट इक्वल टू -8, मतलब C2 -8 नहीं लेना, इसके अलावा कुछ भी ले लो। तो C2 को +8 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, या चूज C2 को 1 ले लेते हैं, चूज C2 इक्वल टू 1। तो बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ अनदर पैरेलल लाइन, अनदर पैरेलल लाइन। तो देखिए A2 अनदर पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये थी, A2 की जगह क्या रखने वाले हैं हम, A2 की जगह रखने वाले हैं 2, तो 2x, B2 की जगह क्या रखने वाले हैं 3y, C2 की जगह 1। ये देखिए ये हमारा आंसर। अगर आप इन दोनों लाइन को ड्रॉ करो ग्राफ पेपर पे, तो दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल। देखिए दिखला भी देता हूँ, A1/A2 ये अलग से आंसर का पार्ट नहीं है, ये बस आपको चेक करा रहा हूँ। 2/2 कैंसिल करके आ गया 1, B1/B2 3/3, ये रहा हमारा B2, ये भी कैंसिल करके आ गया 1, और C1/C2 -8/1, जो -8 है, तो ये दोनों तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, पैरेलल लाइन की कंडीशन बन गई। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ये भी डायरेक्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है, देखिए एक इक्वेशन तो आपको दे रखी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से कर दिया, तो ये दोनों रेशियो तो बराबर हो जाएंगे 1/2, ये भी 1/2, इसको बराबर नहीं करना, तो इसे किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर लो। ये जो दोनों जो इक्वेशन है, ये भी पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। अब थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, पर अगर 1 नंबर से बड़ा क्वेश्चन है तो यही है तरीका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। ओके, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या थी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो अगर ये तीनों रेशियो इक्वल हो तब जाके होती है कोइंसिडेंट लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट में आपको गिवन में क्या दिया है, गिवन में वो ये घिसी हुई इक्वेशन है 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। A1 क्या हो गया 2, A1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, B1 हो गया 3, C1 हो गया -8। अब मैं मान रहा हूं लेट इक्वेशन ऑफ अनदर कोइंसिडेंट लाइन इज, इक्वेशन क्या है, A2x B2y C2 इक्वल टू 0। तो 4 कोइंसिडेंट की लाइन कंडीशन लिखेंगे, 4 कोइंसिडेंट लाइंस, A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 इक्वल होना चाहिए C1/C2 की। ये मैंने लेक्चर में आपको बता रखा है, इस लेक्चर में भी बात हुई है। A1 की जगह 2 रखा, A2 अननोन है, B1 की जगह 3 रखा, B2 अननोन है, C1 की जगह -8 लिखा, C2 अननोन है। अब देखिए आपको कुछ ऐसी चीज रखनी है कि बराबर हो जाए। अभी किसके बराबर हो जाए, किसी के भी बराबर हो जाए। तो मैं मान लेता हूं ये मुझे तीनों के तीनों एक बराबर करना है, तो किसी के तो बराबर करने होंगे। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि तीनों मुझे एक ही चीज के बराबर करना है, तो 24 मान लेते हैं, 24 के बराबर करना है, ठीक है। तो 2/A2 मुझे किसके बराबर करना है, 24 के। 24 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, आपको कुछ और मान लो, 1/4 मान लो, जो आपको सुटेबल लगे वो मान लीजिए। ये पूरा 1/4 के बराबर रखना, आपको जो अच्छा लगे। तो देखिए क्रॉस करा, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 4, A2 आ गया 8, A2 आ गया। ऐसे ही ये पूरा भी इसी के बराबर होना चाहिए, तीनों बराबर है तो किसी के तो बराबर होंगे, उसी को 1/4 मान लिया। अब ये क्रॉस करा तो ये हो गया B2 इंटू 1 B2, और ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 इंटू 4 जो हो जाएगा 12, ये भी आ गया B2। ऐसे ये लास्ट वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा C2, और ये हो जाएगा -8 इंटू 4 -32। तो तीनों चीज आ गई। तो इक्वेशन ऑफ अनदर कोइंसिडेंट लाइन, या कोइंसाइड भी कह सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन क्या थी, इज
थी a2 x प्लस b2 y प्लस c2, a2 की जगह क्या पुट करेंगे 8, तो 8x, b2 की जगह 12y और c2 की जगह -32। तो यह है हमारा आंसर। ये जो दो इक्वेशन है, अगर आप इसे ग्राफिकली प्लॉट करो तो ये दोनों कोइंसिडेंट होंगी। क्यों होंगी एक बार चेक करा देता हूँ। a1/a2 वही वाली कंडीशन, 2/8 कैंसिल करके 1/4 आ गया क्योंकि हमने 1/4 ही लिया था। b1/b2, b1 क्या है 3, b2 क्या है 12, कैंसिल आउट करके फिर से 1/4 आ गया। c1/c2, c1 क्या है -8 और c2 क्या आया था -32, कैंसिल आउट करके फिर से 1/4 आ गया। तीनों बराबर है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन हो गई। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का। ओके, तो 7 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार रीकैप दे देता हूँ शॉर्टकट में सवाल कैसे करोगे। जैसे मान लीजिए ये होता सवाल और आपसे पूछ रहा है एक ऐसी इक्वेशन लिखो कि ये दोनों लाइनें जब ड्रॉ करें ग्राफ पेपर पे तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएं। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 तो बराबर हो, तो इसको मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये दोनों, ये रेशियो क्या आएगा 1/2, तो ये भी 1/2 आना चाहिए, तो इसे 2 से करा, इसे भी 2 से कर दीजिए। पर अगला वाला अगर 2 से करोगे तो तीनों रेशियो बराबर आ जाएंगे, पर हमें पैरेलल चाहिए। तीनों रेशियो बराबर हो गए तो कोइंसिडेंट हो जाएंगे, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लो, अब ये दो इक्वेशन बनी है। ये दो इक्वेशन अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करो तो पैरेलल लाइन की होंगी, क्योंकि ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/3। तीसरा वाला रेशियो बराबर नहीं है। ऐसे ही अगर यही सवाल दे देता और कहता एक ऐसी इक्वेशन लिखोगे तब इन दोनों इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ की जाए तो कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करा, 2 से इसे कर दो और 2 से ही इसे कर दो। 2 के अलावा किसी और से भी कर सकते हैं, बस सेम नंबर से हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1/2 क्यों, क्योंकि 2/4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 1/2। तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो थी पैरेलल लाइन की कंडीशन, पैरेलल लाइंस, ये हो जाएंगी कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, तो मान लीजिए ये इक्वेशन है, आपको एक इक्वेशन लिखनी है कि उन दोनों लाइनों को ग्राफ पर देखा जाए तो इंटरसेक्टिंग हो, तो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको 10 से कर दिया, बाकी ऐसे ही रन दिया। देखिए a1/a2 क्या हो जाएगा 1/2, 2/4 जो कैंसिल आउट करके आ गया 1/2, पर ये आ जाएगा 1/10, बराबर नहीं है, तो ये किसका केस हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो ऐसे ही बता दोगे, और अगर ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आया तो मैंने आपको प्रोसीजर दिखलाई था इससे जस्ट पहले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस बात की मुझे खुशी भी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। एक है x - y + 1 = 0, एक है 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों इक्वेशन का एक ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। फिर जो ट्राइंगल बनेगा उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताना है। वर्टिसेस मतलब वर्टेक्स का प्लूरल, फॉर्म्ड बाय दीज लाइन। आप कहोगे ट्राइंगल कैसे बनेगा, तो 2 लाइन काटेंगे तो एक ही पॉइंट मिलेगा, पर ये 2 लाइनें एक्स एक्सिस को भी तो काटेंगे ही, तो एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए 2 लाइनें ऐसे जा रही है, कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस भी होगी, तो वो जो 3 पॉइंट बन गए, ये जो ट्राइंगल हो गए, इन 3 पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट है वर्टेक्स है, इनके कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में जो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, x - y + 1 = 0। आपको तरीका बताया था, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर लो, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो इससे आसानी से हमें वो पॉइंट मिल जाते हैं, क्योंकि एक x एक्सिस पे होता है, एक y एक्सिस पे होता है। तो पुट y = 0। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, ये 0 x - 0 x, और x की वैल्यू क्या आ गई -1, ये प्लस था उधर आके माइनस, तो x की वैल्यू -1 है जब मैंने y 0 पुट करा। इस बार करिए पुट, इस बार x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो 0 - y + 1 = 0। ये 0 को तो लिखने की नीड ही नहीं है, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो गया, 1 = y। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो y आ रहा है 1। तो पहली इक्वेशन के लिए मैंने 2 पॉइंट निकाल लिए, जिससे वो लाइन गुजरेगी जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो लाइन है किस पॉइंट से गुजरने वाली है, -1, 0 और 0, 1 से। देखिए -1, 0 और 0, 1। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन देखते हैं, 3x + 2y - 12 = 0। इसके लिए भी एक टेबल बनाया,
ये हो गया x, ये हो गया y। तो एक काम कीजिए, x की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, पुट x बराबर 0, x की वैल्यू 0 पुट करोगे क्या मिलेगा, 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 0 तो लिखने की नीड नहीं है प्लस में, ये उधर चला जाएगा, 2y इक्वल टू 12 और y की वैल्यू आ जाएगी 12/2, कैंसिल करके आ गया 6। तो तुमने x की वैल्यू 0 पुट करी तब y आया है 6। अब इस बार क्या कीजिए, इस बार y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, पुट y बराबर 0। तो y की वैल्यू 0 पुट करी, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3x, ये तो हो गया 0 और ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये ऐड करके 3x आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/3 जो कैंसिल आउट करके आता है 4। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो x कितना आ रहा है 4। अब देखते हैं दोनों लाइनें कैसे बनेंगी। तो ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और ये जो बीच का पॉइंट है ओरिजिन, ये तो पता ही है 0,0। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट ये रहा, पहला पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये रहा दूसरा पॉइंट। तो एक लाइन तो ऐसे चली गई, ठीक है, ये लाइन पास हो गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दूसरी लाइन, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, ठीक है, ये रहा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। और x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, ये रहा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। हाँ, तो ये क्रॉस कर दो, ऐसे कुछ लाइन चली जाएगी। इस पर भी इसकी इक्वेशन चाहो तो लिख दो, इसे आगे एक्सटेंड करता हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये लाइन थोड़ी ऐसे जाएगी, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। रफ डायग्राम है, आप अगर ग्राफ पेपर बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट दिखेगा। एक बार चेक करते हैं क्या ये कोऑर्डिनेट सही आया है, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखना 2 x की जगह 2 रखा, y की जगह 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये हो जाएगा -1 प्लस 1 0। देखते क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 गुना x की वैल्यू है 2 तो 6 हो गया, ये हो जाएगा 6 और -12। हाँ ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ट्राइंगल बन गया, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, इसे c मान लेते हैं। तो देखिए हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स x, वर्टेक्स a के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स b के कोऑर्डिनेट क्या है, b यहाँ पर है इस पॉइंट पे, -1,0 ऐसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स c के कोऑर्डिनेट कहाँ है 4,0। उसके बाद कह रहा है शेड द ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है, कर दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरी तरफ से इस एक्सरसाइज के मैंने सारे क्वेश्चंस कराए। इसके बाद जो लेक्चर आने वाले हैं उसमें मैं आपको बाकी की एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। लास्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल्स कराऊंगा। इस चैप्टर में जितने भी एग्जांपल हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो होने वाली है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, आपका कोई सजेशन हो तो मैं इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में।